नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के परिणाम आ गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं एनडीए 200 के आंकड़े को छू चुका है। यह अपने आप में अप्रत्याशित नतीजे हैं और यकीनन गोदी मीडिया इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के तौर पर पेश कर रहा है। मगर अगर मैं विपक्ष के वोट चोरी के नैरेटिव पर विश्वास ना करूं तो आज मैं आपके सामने वो मुद्दे पेश करने वाला हूं कि इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहली बात दोस्तों, मेरे पास इस वक्त ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि जो वोट काटे गए थे उसकी वजह से महागठबंधन को हार मिली है या फिर जो वोट जोड़े गए हैं उस वजह से हार मिली है। तथ्यों के आधार पर मैं आपके सामने कुछ तर्क पेश करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा पहला मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत के बाद आने वाले दिनों में जो सिस्टम है, देश का सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, वो और कमजोर होने वाला है। और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। क्योंकि 6 अक्टूबर को चुनाव आचार संहिता की घोषणा होती है, बावजूद उसके महिलाओं के खाते में 3 बार 10-10-10 हजार के पैसे पहुंचते हैं। 2 चरणों के मतदान के बीच में भी पैसे पहुंचते हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर चुनाव आयोग में टीएन शेषन जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त होता तो क्या यह संभव हो पाता? क्योंकि चुनाव आयोग तुरंत उस पर रोक लगा देता, मगर चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुनौती देता है, उन्हें ताने मारता है, उनके बारे में अनर्गल शब्दों के इस्तेमाल करता है। तो वो पक्षपात तो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। अगर यह स्कीम भाजपा गठबंधन लागू नहीं कर पाती तो क्या महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में नीतीश कुमार को वोट देती? सीधा सवाल है और इसका जवाब भी आपको पता है। इसके अलावा याद कीजिए दोस्तों, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी मिसालें सामने आई थीं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके वोट दिल्ली में थे, उत्तराखंड में थे, हरियाणा में थे, वो एक नहीं 3-3 जगह पर वोट डाल रहे थे। और ये तो महज मिसाल है जो सामने उभर कर आई। कल्पना कीजिए कितने बड़े पैमाने पर हुआ होगा, क्योंकि एक भी ऐसी मिसाल सामने उभर कर नहीं आई जहां विपक्ष के किसी नेता ने दिल्ली और बिहार दोनों जगह वोट डाला हो। एक भी ऐसी मिसाल नहीं आई। कम से कम 15 ऐसी मिसालें सामने उभर कर आई जहां भाजपा के नेता, उनके समर्थक दिल्ली में भी वोट डाल रहे थे, हरियाणा में भी वोट डाल रहे थे, उत्तराखंड में भी वोट डाल रहे थे और फिर बिहार वोट डालने आए। और याद कीजिएगा, कपिल सिब्बल ने यह एक्सपोजे किया था जब रेल मंत्री ने एक खास ट्रेन चलाई थी चुनावों के दौरान, और उसके अंदर जो तमाम लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने सारा किराया जो है दिया है और हम उनके रहमो करम के चलते बिहार जा रहे हैं वोट देने के लिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब कुंभ होता है तो लोग ट्रेनों में ठस ठस के जाते हैं। जब छठ पूजा होती है तो याद कीजिएगा ट्रेनों के अंदर लोग किस तरह से जाते हैं। मगर यह सरकार खास तौर से, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से ट्रेनें चलाती है बिहार चुनावों के दौरान, और उसके अंदर कम से कम 1500 ऐसे लोग हैं जो भाजपा के समर्थक हैं। ये 1500 लोगों ने कहां कहां वोट दिया? और ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि जो मुद्दा मैंने सबसे पहले आपके सामने उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के साथ, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसका स्ट्राइक रेट 90% है। 101 में से 90 से ज्यादा सीटें, शानदार। इस जीत के बाद उसका अहंकार बढ़ेगा और सिस्टम का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि हमारे सामने तमाम मिसालें थी मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश था। याद कीजिएगा आनंद सिंह, जिन्हें जीत हासिल हो गई मोकामा में, किस तरह से 50 गाड़ियों के साथ चल रहे थे। कौन सा नेता 50 गाड़ियों के साथ चल रहा था बताइए? याद कीजिएगा किस तरह से ललन सिंह ने धमकी दी थी कि विपक्ष के नेता को घर से मत निकलने दीजिएगा। यह सब हो रहा था क्योंकि जब सिस्टम ही हैक्ड हो, जब आपने सिस्टम पर ही कब्जा कर लिया हो, तो मुझे बताइएगा नतीजे आपके पक्ष में कैसे आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वोट चोरी के चलते या जो वोट जोड़े गए या जो वोट घटाए गए, जो रहस्यमय वोटर्स आ गए, उसकी वजह से भाजपा गठबंधन को जीत मिली है। नहीं,
मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रख रहा हूं और ऐसे फैक्ट्स आपको विपक्ष के साथ नहीं दिखाई देते। कांग्रेस का ऐसा कोई वोटर नहीं दिखाई देगा जो दोनों जगह वोट दे रहा है। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर यह हो रहा था और चुनाव आयोग ने ऐसा होने दिया। इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग की कृपा के चलते भाजपा गठबंधन को यह जीत मिली है। यशवंत सिन्हा ने भी कहा है कि विपक्ष को जब तक ज्ञानेश गुप्ता हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिहार चुनाव होने वाले हैं और 2 महीने में आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा दिया। उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दों को संबोधित तक नहीं किया। तो स्वाभाविक सी बात है चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल उठाएगा और विपक्ष के इन सवालों को संबोधित ही नहीं किया गया। चुनाव आयोग उनसे मिलता भी नहीं था। चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से अहंकारी था। अब मुझे बताइए, इस जीत के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के तेवर में कोई फर्क आने वाला है? बिल्कुल नहीं। सिस्टम और कमजोर होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर उसका कब्जा और मजबूत हो जाएगा। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया यानी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। इसके बाद दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संवाद और खराब होने वाला है। आने वाले चुनावों में आप देखिएगा भाषा और बिगड़ने वाली है। इन चुनावों में भाजपा ने 2 दिग्गज मैदान में उतारे थे, हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ, और आपको याद होगा किस तरह का जहरीला प्रचार इन दोनों ने किया था। हेमंत बिस्व शर्मा तो तू तड़ाक कर रहे थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमें बाबर औरंगजेब की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि बाबर औरंगजेब की पूजा महागठबंधन में कौन कर रहा था। जितना ज्यादा याद आप बाबर और औरंगजेब को करते हैं, इस देश में कोई और नहीं करता है। और इसी तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिनके हर भाषण में वही हिंदू मुस्लिम का तेवर, मगर प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं थे। लोकसभा चुनावों में मुजरा की याद करने के बाद उन्होंने कट्टा की याद की और वही उनका संवाद बन गया। हर चुनावी सभा में वो कट्टा 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 की बात कर रहे थे। मुजरा की अपार सफलता के बाद कट्टा, यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की बात करें तो उनकी भाषा का स्तर बिगड़ा और इस जीत के बाद यह और भी ज्यादा रसातल में जाने वाला है। क्योंकि लोकसभा चुनावों में याद कीजिएगा प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था। लोकसभा चुनावों में झटका भी मिला था जब भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई, मगर फिर महाराष्ट्र हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, नतीजा आपके सामने है। बिहार के अंदर भी भाषाई स्तर जो है वो बिगड़ा, लिहाजा आने वाले दिनों में भी यह और बदतर होने वाला है। साथ ही आने वाले दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा किया जाएगा, जहर बनाया जाएगा। और मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि आने वाले दिनों में 3 राज्यों में चुनाव है, असम, उत्तर प्रदेश, बंगाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान नहीं देते हैं, लगभग रोज, मानो इसके अलावा उनकी कोई और राजनीति ही नहीं है। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा उसके चलते बंगाल के अंदर भी हिंदू मुस्लिम की बहुत ही गंदी, घटिया और निचली राजनीति होगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उन्हें जीत तभी मिलेगी जब वो हिंदुओं को लामबंद करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज जब नतीजे आ रहे थे तब मैं रिपब्लिक का वो जो संपादक है ना, जो वो चिल्लाता था ड्रग्स दो ड्रग्स दो, मैं उसे सुन रहा था क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं देखना चाहता था कि गोदी मीडिया क्या कह रहा है।
वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये चुनाव और इसके नतीजे प्रमाणित करते हैं कि हिंदू लामबंद हो गया है मुसलमान के खिलाफ, हिंदू एक हो गया है। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि नीतीश कुमार की जो 10,000 की योजना थी या विधवा पेंशन योजना थी, उसके चलते जीत मिली, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा था। और ऊपर से 3 राज्यों में चुनाव होने हैं अगले 2 सालों में। तो आप कल्पना कीजिए आने वाले दिनों में ये जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव कितना बिगड़ने वाला है। और हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सिर्फ इन 3 राज्यों में नहीं होगा, उन 3 राज्यों में हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को उग्र करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए रिपब्लिक का यह जो संपादक है या जो बाकी गोदी मीडिया है, उसका सहारा लिया जाएगा। तो मेरा दूसरा बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में, चूंकि 3 संवेदनशील राज्यों में चुनाव हैं, लिहाजा हिंदू मुस्लिम नैरेटिव और बुरा होने वाला है। तीसरा मुद्दा, क्या राहुल गांधी आत्ममंथन करेंगे? दोस्तों, इस वक्त राहुल गांधी को जब भी आप देखते हैं ना, वो वाजिब मुद्दे उठाते हैं और वो लगातार उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं। कोरोना हो, चाइना हो, वोट चोरी हो, अडानी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे वो बहुत बेबाकी से उठाते हैं और ये विपक्ष का काम भी है। मगर आप एक मुकाबला तब तक नहीं खेल सकते जब आपको राजनीति के गुर ना पता हो, यानी कि आपको कार्यकर्ता के तौर पर मैदान पर उतरना पड़ेगा, आपको अपने सहयोगी दलों की सुननी पड़ेगी, आप जिन लोगों से घिरे होते हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी ऐसा करेंगे? और मैं राहुल गांधी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखिए, बाकी हम कांग्रेस की बात करें, मसलन मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता हैं, दिग्गज दलित नेता हैं, मगर उनकी उम्र हो चुकी है, 80 साल से ज्यादा की उनकी उम्र है, जो कि अध्यक्ष हैं वो पार्टी के। सोनिया गांधी भी, उनके साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर लिमिटेशंस हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी एक ऐसी टीम खड़ी करें जो अहंकार से ऊपर हो, जो खुली हुई हो, जो संवाद करे अपने सहयोगी दलों के साथ। और जब तक राहुल गांधी ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में आप राजनीतिक तस्वीर को नहीं बदल पाएंगे। और मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये जो बात कह रहा हूं, इस वक्त जो वोट चोरी के आरोप हैं या सिस्टम जिस तरह से भाजपा के कब्जे में, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उसे अलग करके ये बातें रख रहा हूं कि विपक्ष खुद क्या कर सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। परिवार से आपको बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी पर क्या आरोप था कि वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल सके। उनके परिवार में भी सिर्फ उटव्वल था, उनका एक भाई और एक बहन उनके खिलाफ बयान दे रहे थे कि आप तेजस्वी यादव से मिल नहीं सकते जब तक उनके पार्टी के एक प्रवक्ता की इजाजत ना हो, यानी कि वो अनअप्रोचेबल हो गए थे, उनसे संपर्क साधना मुश्किल हो गया था। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों का मुकाबला करना चाहते हैं, जिनके हाथ में पूरी तरह से सिस्टम है, तो आपको खुला होना पड़ेगा ताकि लोग आपको अप्रोच कर सकें, लोग आपसे संवाद कर सकें। मैं जानता हूं दोस्तों कि जवाबदेही नाम की चीज भाजपा में बिल्कुल नहीं है। मसलन नीतीश कुमार ने इस पूरे चुनाव में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। गौर फरमाया होगा आपने, एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इनफैक्ट आपको याद होगा, जब चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था, तमाम नेता मंच पर खड़े हुए थे, नीतीश कुमार भी थे, सम्राट चौधरी भी थे, सब उठकर चले गए। अरे भाई, तुम्हारे चुनावी घोषणा पत्र वाला दिन है, यानी जवाबदेही नहीं थी। और इसी से जुड़ा है मेरा अगला मुद्दा। जब एक भी सवाल का जवाब दिए बगैर आप चुनाव जीत सकते हैं, तो भाजपा को यह बात समझ आ चुकी है कि जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। जनता को पैसा फेंको, चुनाव जीतो। आपके मुद्दे आने वाले दिनों में गौण हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे। जो युवा मैदान में उतरेगा नौकरी की मांग को लेकर, जो लोग प्रदर्शन करेंगे पेपर लीक को लेकर, उन्हें कुचला जाएगा, उनकी आवाज को नहीं सुना जाएगा, उन्हें एंटी नेशनल कहा जाएगा, देश विरोधियों के साथ खड़ा हुआ बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा को दिख रहा है कि एक भी सवाल का जवाब दिए बगैर हम जीत रहे हैं। 10,000 रुपए फेंको, इससे पहले महाराष्ट्र में हमने 2,000 रुपए फेंका, हम चुनाव जीत गए। तो जवाबदेही पूरी तरह से नदारद। लिहाजा आने वाले दिनों में लोगों की जो समस्याएं हैं वो दबने वाली हैं, और यह अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक संदेश है। दोस्तों, सत्ता से सवाल सिर्फ पत्रकार नहीं करता है,
सिविल सोसाइटी, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोरंजन जगत भी करता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में राजकुमार राव, विक्रांत मैसे, वरुण धवन, अरशद वारसी ये सब जमीन पर लेटे जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल के जन्मदिन की बधाई देने के लिए आमिर खान, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी सब लेटायमान थे, नतमस्तक थे। इस जीत के बाद वो डर, वो खौफ और बढ़ने वाला है, वो चाटुकारिता और बढ़ने वाली है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। क्योंकि हमारी जो फिल्में बनती हैं, हमारे जो सीरियल्स बनते हैं, वो समाज का आईना होती हैं, मगर समाज का आईना ये नहीं है। समाज के अंदर जो समस्याएं हैं वो हमारी फिल्मों में नहीं दिखाई देता। हमारी फिल्मों में अब ऐसी फिल्में आने लगी हैं जो प्रोपेगेंडा फिल्में हैं, जो जहर उगलती हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा मनोरंजन जगत और लेटने वाला है, और घिसटने वाला है, और चाटुकारिता करने वाला है। चाटुकारिता। और हां, पत्रकार। आज जब मैं देख रहा था, जैसे मैंने बताया, एक पत्रकार कह रहा था कि ये हिंदू लामबंद हो गया है, उसे वो हिंदू मुस्लिम बना रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में था कि अभी असम के चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी असम तब तक नहीं जीत सकती जब तक वो उसे हिंदू मुस्लिम ना करे, और उसकी जमीन अब से तैयार की जा रही है। तो यह मानकर चलिए गोदी मीडिया और जहर उगलने वाला है। सत्ता से क्या ही ये सवाल पूछेंगे, मगर मेरे मंच पर मेरा वादा है दोस्तों कि मैं अपने सीमित संसाधनों से, अपने मन से आपकी आवाज बनने की कोशिश लगातार करता रहूंगा। यह मेरा वादा है। आप खुद जानते हैं कि मेरे खिलाफ इस वक्त कई केसेस हैं जिनसे मैं मुकाबला कर रहा हूं, और मैंने अपनी आवाज को बंद नहीं किया, और आने वाले दिनों में भी मैं अपनी आवाज बंद नहीं करने वाला हूं। आपके मुद्दे लेकर मैं सामने आता रहूंगा। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।